Hey there, it's Meenakshi Dutt. Whether it's perfecting your makeup skills, getting that flawless bridal look, or indulging in luxury treatments, MDM is here for you. Visit us in Sector 35 Chandigarh or Sector 20 Panchkulla. Book your appointment today. दोस्तों नमस्कार, ए न्यूज ऑफिस पर आपका स्वागत है। चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल के ताज़ा राजनीतिक अपडेट्स लेकर हाजिर हूं मैं नीरज अधिकारी। चंडीगढ़ से लेकर हरियाणा तक भाजपा इस बार मुश्किल में है। चंडीगढ़ में चुनावी रंग बार बार बदल रहे हैं तो हरियाणा में सरकार के ही समीकरण गड़बड़ा रहे हैं। पंजाब की चुनावी जंग पर नई रंगत आ गई है तो हिमाचल में चुनावी लड़ाई रोचक होती जा रही है। आपको बता दूं कि लोकसभा के लिए चंडीगढ़, पंजाब और हिमाचल में 1 जून को वोट डाले जाएंगे, जबकि हरियाणा में 25 मई को वोटिंग होगी। लिहाजा इन राज्यों में चुनावी गर्मी का पारा अब बढ़ता जा रहा है। आज की चर्चा मैं चंडीगढ़ से शुरू करूंगा, क्योंकि यहाँ भाजपा चुनावी सड़क पर लगातार हिचकोले ले रही है। वो 4 कदम आगे बढ़ती है तो अचानक परेशान कर देने वाली हवा का एक झोंका आता है और 2 कदम पीछे हो जाती है। कांग्रेस में अंतर्कलह का तूफान रुकने के बाद अब इंडिया गठबंधन जब संभलने की कोशिश कर रहा है तो इससे भी भाजपा की बेचैनी बढ़ने लगी है। लोग सवाल कर रहे हैं कि चंडीगढ़ में लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग से 20 दिन पहले पोजीशन क्या है, तो आज इसी मौजूदा पोजीशन पर बात होगी। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके स्वस्थ पत्रकारिता को अपना समर्थन जरूर दें। साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल सकें। चंडीगढ़ के चुनाव में सबसे पहले भाजपा की बात करें तो अब तक जिस तरह कांग्रेस अपनों के द्वंद्व से जूझ रही थी, अब भाजपा को भी लगभग वैसी ही स्थिति से दो चार होना पड़ रहा है। 2 महीने बाद चंडीगढ़ आई सांसद किरण खेर भाजपा की चुनावी तस्वीर को हिलाकर चली गई हैं। अब इसे किरण खेर का स्वभाव कह लो या संयोग मान लो, किरण खेर जब भी चंडीगढ़ आती हैं कुछ ना कुछ ऐसा नुकसान कर जाती हैं जिसकी भरपाई भाजपा के लिए मुश्किल हो जाती है। चंडीगढ़ प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष संजय टंडन को इस बार चंडीगढ़ लोकसभा सीट पर टिकट मिलने से नाराज चल रही चंडीगढ़ की मौजूदा सांसद किरण खेर को भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व ने यहां बुलाया तो था भाजपा की पोजीशन को संभालने के लिए, लेकिन वो अपोजिशन के नेता जैसा व्यवहार करके चली गई। चंडीगढ़ प्रदेश भाजपा अब अपना माथा पकड़कर बैठी है और नेता एक दूसरे से सवाल कर रहे हैं कि किरण खेर को बुलाकर क्या बड़ी गलती कर दी। अब आपको बता दूं कि किरण खेर का पिछला विवाद एक प्रोग्राम में माइक सैनिटाइज करने को लेकर इंडिया गठबंधन के चंडीगढ़ मेयर कुलदीप कुमार से हुआ था। इस विवाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी सफाई देने के बाद किरण खेर मुंबई चली गई थी और लोकसभा चुनाव के लिए चंडीगढ़ सीट पर संजय टंडन को भाजपा की टिकट की घोषणा के बाद भी चंडीगढ़ नहीं आई थी। अपने 10 साल के सांसद कार्यकाल में किरण खेर चंडीगढ़ के लोगों के मन से इस कदर उतर चुकी थी कि यहाँ के लोग उन्हें चंडीगढ़ की बेटी होते हुए भी बाहरी बताकर किसी लोकल नेता को ही इस बार कैंडिडेट बनाने की मांग कर रहे थे, जबकि किरण खेर लगातार तीसरी बार भी चंडीगढ़ से चुनाव लड़ने की इच्छा रखती थी। लेकिन चंडीगढ़ के लोगों की नाराजगी को देखते हुए भाजपा ने उनका टिकट इस बार काट दिया। इसके बाद उन्होंने संजय टंडन को टिकट मिलने पर सोशल मीडिया के माध्यम से बधाई तो दी, लेकिन चंडीगढ़ में चुनाव प्रचार से दूरी बना ली। वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर चंडीगढ़ के चुनाव प्रचार को भी शेयर नहीं कर रही। किरण खेर केवल पीएम नरेंद्र मोदी समेत भाजपा के शीर्ष नेताओं के चुनाव प्रचार को शेयर कर रही हैं। चंडीगढ़ में किरण खेर के विरोध को देखते हुए स्थानीय भाजपा नेता भी नहीं चाहते थे कि किरण खेर यहाँ आए, क्योंकि उन्हें पता है कि किरण खेर जब भी मुंह खोलेंगी तो विवाद ही होगा और चुनाव के बीच में ये कतई ठीक नहीं है। इसके अलावा भाजपा के पास किरण खेर के कार्यकाल की इतनी उपलब्धियां नहीं हैं जितनी समस्याएं 10 साल से पेंडिंग पड़ी हैं। यही कारण है कि भाजपा प्रत्याशी संजय टंडन पूरे 1 महीने लोकल मुद्दों के बजाय मोदी सरकार की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धियों पर ही बोलते रहे, लेकिन अपनी पहली जनसभा में संजय टंडन का भी सब्र टूट गया और किरण खेर के सामने ही भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को
सार्वजनिक सभा में बता दिया कि चंडीगढ़ के कौन से बड़े महत्वपूर्ण मामले 10 साल से पेंडिंग पड़े हैं। ऐसा लगा जैसे टंडन अपने बॉस से अपने सहकर्मी की शिकायत कर रहे हों। इस दौरान संजय टंडन किरण खेर से नाराज भी दिखे, क्योंकि इस जनसभा से पहले किरण खेर संजय टंडन के उस मुद्दे की हवा निकाल आई थी जिसे पूरी चंडीगढ़ भाजपा ने बड़ी शिद्दत से बनाया था। दरअसल संजय टंडन को टिकट मिलने के बाद से नाराज चल रहे चंडीगढ़ के 3 बड़े नेताओं, प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष अरुण सूद, पूर्व सांसद सत्यपाल जैन, सांसद किरण खेर को भाजपा का शीर्ष नेतृत्व संजय टंडन के साथ एक मंच पर लाकर चंडीगढ़ को संदेश देना चाहता था कि पार्टी में सब कुछ ठीक है, क्योंकि भाजपा नेतृत्व का मानना था कि चंडीगढ़ के चुनाव में इन तीनों नेताओं की गैर मौजूदगी न केवल लोगों को बहुत गलत संदेश दे रही है, बल्कि किरण खेर की गैर हाजिरी तो लोकल मुद्दों पर कांग्रेस के हमले को बड़ा करती जा रही है। इसलिए भाजपा नेतृत्व ने पिछले चुनाव में भी टिकट के बड़े दावेदार रहे संजय टंडन को मनाकर किरण खेर के नामांकन में प्रपोजर बनाया था। तो इस बार संजय टंडन के नामांकन में किरण खेर को प्रपोजर बनने के लिए मना लिया। अरुण सूद भी टंडन के नामांकन और जनसभा में जेपी नड्डा के बुलावे पर पहुंच गए, क्योंकि नड्डा ने हरियाणा से चंडीगढ़ तक पार्टी के सभी नेताओं को साफ संदेश दे दिया है कि ये चुनाव मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का है। जो नेता नाराज होकर घर बैठ जाएगा उसके खिलाफ चुनाव के बाद कार्रवाई जरूर होगी, चाहे पार्टी उनकी सीट पर जीते या हारे। लेकिन पूर्व सांसद सत्यपाल जैन फिर भी संजय टंडन के नामांकन और जनसभा में नहीं पहुंचे। इस बीच टंडन का नामांकन कराने के बाद किरण खेर ने मीडिया के एक सवाल के जवाब में साफ कह दिया कि इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार मनीष तिवारी चंडीगढ़ से बाहर के नहीं हैं, वो चंडीगढ़ के ही बेटे हैं। किरण खेर ने कहा कि मैं भी चंडीगढ़ की बेटी हूं, लेकिन मुझे भी बाहरी बता दिया गया था। किरण खेर का ये बयान नामांकन के बाद जनसभा शुरू होने तक सबके कान में पहुंच गया और संजय टंडन समेत चंडीगढ़ भाजपा ने इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार मनीष तिवारी के खिलाफ बाहरी कैंडिडेट का जो मुद्दा बनाया था वो फुस हो गया। जबकि मनीष तिवारी की टिकट घोषित होने के दिन से ही चंडीगढ़ भाजपा ने इस बाहरी कैंडिडेट के मुद्दे को खड़ा करने में पूरी ताकत झोंक रखी थी। भाजपा चंडीगढ़ में इस मुद्दे को मनीष तिवारी के खिलाफ कितना बड़ा चुनावी हथियार बना रही थी, इसका अंदाजा आप इस बात से ही लगा सकते हैं कि चंडीगढ़ भाजपा ने अपने चुनाव प्रचार का जो थीम सॉन्ग अपना बेटा अपना टंडन चंडीगढ़ का संजय टंडन बनाया है, वो इसी मुद्दे को ध्यान में रखकर बनाया गया। भाजपा के इस दांव में मनीष तिवारी घिरते भी नजर आए। यही एक कारण था कि मनीष तिवारी ने संजय टंडन को किसी भी निष्पक्ष मंच पर खुली बहस की चुनौती दे डाली, क्योंकि संजय टंडन का जन्म स्थान अमृतसर और कर्मभूमि चंडीगढ़ के साथ पंजाब भी रही है, जबकि मनीष तिवारी का जन्म स्थान चंडीगढ़ और कर्मभूमि पहले पंजाब और अब चंडीगढ़ है। संजय टंडन के पिता पूर्व राज्यपाल बलरामजी दास टंडन पंजाब में खुद अलग अलग विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ते रहे हैं। मनीष तिवारी को यह भी पता था कि संजय टंडन अपने चुनाव प्रचार में चंडीगढ़ के लोकल मुद्दों को नहीं छू रहे हैं, इसलिए बहस की चुनौती के बहाने टंडन इस पर भी फंस सकते हैं। लेकिन अब चंडीगढ़ की मौजूदा भाजपा सांसद किरण खेर ने ही मनीष तिवारी को चंडीगढ़ का बेटा बता दिया है, तो चंडीगढ़ भाजपा ने अपना सिर पकड़ लिया है। अगर देखा जाए तो चंडीगढ़ में 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी झेल रही भाजपा इस बार अपना चुनावी टेम्पो शुरू से ही नहीं बना पा रही है। पहले टिकट के मामले में सांसद किरण खेर का विरोध और लोकल कैंडिडेट की आवाज़ उठी। जब लोकल कैंडिडेट के रूप में संजय टंडन को टिकट मिला तो सांसद किरण खेर, पूर्व सांसद सत्यपाल जैन और पूर्व प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण सूद अपने समर्थकों समेत घर बैठ गए। संजय टंडन की मनाने की कोशिशें भी कामयाब नहीं हो पाई। शहर के बड़े व्यापारियों ने संजय टंडन को समर्थन दे दिया तो दूसरे व्यापारी मनीष तिवारी के पास पहुंच गए। भाजपा से गठबंधन तोड़ चुके अकाली दल के कैंडिडेट ने टिकट लौटा दिया तो भाजपा को थोड़ी राहत मिली थी। माना जा रहा था कि अपने सिख वोट को टूटने से बचाने के लिए भाजपा ने ये बड़ी चाल खेली है। कहा यह भी जा रहा था कि अकाली दल का ये कैंडिडेट टिकट लौटाकर भाजपा में शामिल हो सकता है, लेकिन अकाली दल का ये कैंडिडेट
टिकट लौटाने के बाद अपने समर्थकों को लेकर आम आदमी पार्टी में शामिल हो गया, जो कि चंडीगढ़ सीट पर कांग्रेस को समर्थन दे चुकी है। Hey there, it's Meenakshi Dutt. Whether it's perfecting your makeup skills, getting that flawless bridal look, or indulging in luxury treatments, MDM is here for you. Visit us in Sector 35 Chandigarh or Sector 20 Panchkulla. Book your appointment today. चंडीगढ़ में अकाली दल की बड़ी सिख नेता पूर्व मेयर हरजिंदर कौर को भी अकाली दल ने भाजपा के लिए काम करने का आरोप लगाकर अकाली दल से निकाल दिया। अब खबर है कि भाजपा चंडीगढ़ की बेटी कही जाने वाली संदीप कौर संधू को निर्दलीय चुनाव न लड़ाने के लिए मनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि हिंदू विचारधारा की संदीप कौर संधू का चंडीगढ़ के सिखों में खासा प्रभाव है। इसके अलावा शहर के अन्य सभी वर्गों में भी जितनी सेंध भाजपा लगा रही है, उतनी ही कांग्रेस भी लगा रही है। भाजपा ने कांग्रेस से जितने नेता तोड़े हैं, कांग्रेस भी लगभग उतने ही नेता भाजपा से तोड़ चुकी है। चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस में पूर्व केंद्रीय मंत्री पवन कुमार बंसल का टिकट कटने के बाद से अंतर कलह का जो तूफान उठ खड़ा हुआ था, वो भी अब लगभग शांत हो चुका है। हालांकि पवन कुमार बंसल और उनके गुट का नेतृत्व कर रही पूर्व प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष दीपा दुबे समेत कुछ बंसल समर्थक अपने घर बैठे हैं। काफ़ी असंतुष्ट पार्टी छोड़ चुके हैं। जो पार्टी में रह गए थे, उन्हें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष HS लक्की और मनीष तिवारी मनाने में कामयाब हो गए। कई वर्षों से जो कांग्रेसी नेता अपने घर बैठे थे, उन्हें भी पार्टी में सक्रिय कर लिया गया है। कांग्रेस का इस तरह संभल जाना भी भाजपा को बेचैन कर रहा है और भाजपा की इस बेचैनी में सांसद किरण खेर चंडीगढ़ की चुनावी पिच पर जो अपना फाइनल शॉट खेल गई हैं, उसने फिलहाल कांग्रेस की बाछें खिला दी हैं। अब ये शॉट भाजपा का रन रेट कितना गिराएगा, ये तो 4 जून को पता लगेगा। लेकिन इतना जरूर है कि किरण खेर ने अपनी अंतिम सियासी पारी में जो खेल दिखाया है, उससे चंडीगढ़ में भाजपा के लिए जीत की हैट्रिक की चुनौती और बड़ी हो गई है। अरुण सूद भी JP नड्डा के सामने हाथ जोड़कर सबको वंदन, अब की बार संजय टंडन का नारा लगा तो गए हैं, लेकिन इसी जनसभा की हर महत्वपूर्ण तस्वीर से अरुण सूद जिस तरह गायब दिखे हैं, उससे माना जा रहा है कि वो अब भाजपा के अन्य शीर्ष नेताओं की जनसभाओं में भी ये नारा लगाते नजर आ जाएं, तो ये उनकी भाजपा में अपना स्थान बनाए रखने की कोशिशों से ज़्यादा और कुछ नहीं होगा। इस बीच किरण खेर ने कांग्रेस के सामने अब घातक गेंदबाजी का स्पेल खत्म करा दिया है, तो कांग्रेस भी आक्रामक बल्लेबाजी करने के मूड में आ गई है। कांग्रेस की क्या तैयारी है और भाजपा किस तरह कांग्रेस को परेशानी में डालने की तैयारी कर रही है, इस बारे में आपको कल बताऊंगा। अब बात कर लेते हैं हरियाणा की। हरियाणा में 3 निर्दलीय विधायकों द्वारा कांग्रेस को समर्थन दे दिए जाने से अल्पमत में आई भाजपा सरकार गहरे संकट में दिख रही है। कांग्रेस ने राज्यपाल से नायब सिंह सैनी सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगाने और नया विधानसभा चुनाव शीघ्र कराने की मांग कर दी है, तो जननायक जनता पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल ने भी राज्यपाल से फ्लोर टेस्ट कराने की मांग कर दी है। इन स्थितियों में सरकार ने 15 मई को हरियाणा कैबिनेट की बैठक बुला ली है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि इस बैठक में विधानसभा का स्पेशल सेशन बुलाने के बारे में प्रदेश के राज्यपाल से सिफारिश की जा सकती है, जिसमें संभवतः प्रदेश की 2 माह पुरानी नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार सदन में अपना बहुमत साबित करने के लिए विश्वास प्रस्ताव ला सकती है। इसके अलावा हरियाणा विधानसभा को समय पूर्व भंग करने की भी राज्यपाल से सिफारिश की जा सकती है। मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 3 नवंबर 2024 तक है। हालांकि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट के पास राज्यपाल को विधानसभा भंग करने की सिफारिश करने का अधिकार है, लेकिन राज्यपाल वर्तमान हरियाणा विधानसभा को समय पूर्व भंग करने पर अपनी स्वीकृति देंगे या नहीं, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि राज्यपाल को नायब सिंह सैनी सरकार के सदन में बहुमत पर भरोसा है या नहीं। अगर राज्यपाल इस पर अपनी स्वीकृति दे देते हैं और विधानसभा भंग हो जाती है, तो चुनाव आयोग विधानसभा भंग होने की तारीख से अधिकतम 6 महीने के भीतर नया विधानसभा चुनाव करवा सकता है और इस दौरान नायब सिंह सैनी कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं। अगस्त 2009 से अक्टूबर 2009 तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा
और दिसंबर 1999 से फरवरी 2000 तक ओपी चौटाला इसी प्रकार तत्कालीन हरियाणा विधानसभाओं को समय पूर्व भंग करवाकर प्रदेश के कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रहे थे। इस बीच कहा जा रहा है कि विपक्ष के 45 विधायकों ने भाजपा सरकार के खिलाफ राज्यपाल को पत्र लिख दिया है और दावा किया जा रहा है कि इस सरकार के पास अब बहुमत नहीं है, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल दावा कर रहे हैं कि जजपा के 6 बागी विधायक भाजपा के साथ हैं। बहरहाल अब सबकी नज़र 15 मई को होने वाली हरियाणा कैबिनेट की बैठक पर लगी है। हरियाणा में लोकसभा चुनाव की बात करें तो राज्य में कई स्थानों पर भाजपा के साथ जजपा को भी किसानों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। एक दिन पहले जजपा की विधायक नैना सिंह चौटाला की गाड़ी पर भी धावा बोल दिया गया। नैना चौटाला ने हमलावरों पर महिलाओं को घसीटने और कपड़े फाड़ डालने के भी आरोप लगाए। हरियाणा प्रदेश भाजपा ने तो पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को भेजी अपनी रिपोर्ट में कह दिया है कि हरियाणा की रोहतक और सिरसा लोकसभा सीटों पर बहुत कड़ी टक्कर है। बाकी 8 सीटों पर भी जीत आसान नहीं है। पंजाब में भी भाजपा कुछ इसी तरह के हालात से जूझ रही है। पंजाब में भी भाजपा उम्मीदवारों को किसानों के भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस से भाजपा में शामिल होकर लोकसभा चुनाव लड़ रहे नेताओं की सीटें भी फंसी हुई हैं। हिमाचल की बात करें तो वहां भी चारों लोकसभा सीटों पर भाजपा के लिए इस बार जीत की हैट्रिक लगा पाना बड़ी चुनौती बना हुआ है। यहाँ के वोटरों में कांग्रेस के 6 विधायकों का दल बदल नाराजगी का बड़ा कारण बन गया है। यहाँ विधानसभा उपचुनाव भी साथ में होने से भाजपा को नुकसान की संभावना जताई जा रही है। अब अंत में आज की खास सुर्खियों पर एक नज़र डाल लेते हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोकसभा चुनाव 2024 के लिए देश को अपनी 10 गारंटी जारी की। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर वो इन गारंटियों को पूरा करेंगे। केजरीवाल ने गारंटियां गिनाते हुए कहा कि पूरे देश में 24 घंटे बिजली देंगे, गरीबों को 200 यूनिट प्रति माह मुफ्त बिजली मिलेगी, सभी सरकारी स्कूलों को शानदार बनाएंगे, हर बच्चे के लिए अच्छी शानदार और मुफ्त शिक्षा देंगे, सभी को अच्छा इलाज मिलेगा, हर व्यक्ति का इलाज मुफ्त होगा, राष्ट्र सर्वोपरि है, हमारे देश की जितनी ज़मीन पर चीन ने कब्जा किया है उसको चीन से छुड़ाएंगे, कूटनीतिक प्रयास भी होंगे और सेना को स्वतंत्रता भी दी जाएगी। 5वीं गारंटी गिनाते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अग्निवीर योजना को बंद किया जाएगा। जो अभी तक अग्निवीर योजना के तहत ज्वाइन कर चुके हैं उनको पक्का किया जाएगा। सेना में फिर से पक्की नौकरी शुरू की जाएगी। 6वीं गारंटी में केजरीवाल ने कहा कि किसानों को स्वामीनाथन रिपोर्ट के आधार पर फसलों का उचित मूल्य दिया जाएगा। 7वीं गारंटी में बोले कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाएंगे। 8वीं गारंटी में उन्होंने कहा कि 1 साल में 2 करोड़ रोजगार का इंतजाम किया जाएगा। 9वीं गारंटी में बोले कि भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए बीजेपी की वॉशिंग मशीन को चौराहे पर खड़ा करके तोड़ा जाएगा। ईमानदारों को जेल भेजने और भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने की बीजेपी की व्यवस्था को खत्म किया जाएगा। अंतिम और 10वीं गारंटी में उन्होंने व्यापारियों से कहा कि व्यापार करने के लिए व्यवस्था को सरल बनाया जाएगा। जीएसटी को पीएमएलए से बाहर किया जाएगा। दूसरी खबर यह है कि चंडीगढ़ में बैंकों से 300 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करके थाईलैंड में छिपे सुखविंदर सिंह छाबड़ा को ईडी अब भारत लाने की तैयारी कर रही है। ईडी ने इसकी जानकारी चंडीगढ़ स्थित प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की विशेष अदालत में दी है। सुखविंदर छाबड़ा इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा से करीब 300 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोपी है। दिल्ली सीबीआई ने 8 अगस्त 2016 को इस धोखाधड़ी का खुलासा किया था। तीसरी खबर यह है कि बसपा सुप्रीमो मायावती आज हरियाणा के चुनावी दौरे पर थीं। करनाल लोकसभा सीट से बसपा प्रत्याशी सरदार इंद्रजीत सिंह के समर्थन में एक रैली को संबोधित करते हुए मायावती ने कहा कि इस बार भाजपा आसानी से सत्ता में नहीं आएगी। भाजपा ने हमेशा पूंजीपतियों और जातिवाद की राजनीति की है। कांग्रेस ने पिछड़ा वर्ग
और आदिवासियों के लिए कोई काम नहीं किया। चौथी बड़ी खबर यह है कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने आज 10वीं कक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया। इस बार 95.22% स्टूडेंट्स पास हुए हैं। इनमें लड़कों से ज़्यादा लड़कियां हैं। पंचकुला जिला इस रिजल्ट में टॉप रहा, जबकि नूंह जिला सबसे पीछे रहा है। तो ये थे अभी तक के महत्वपूर्ण अपडेट्स। नए अपडेट्स के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। मुझसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।